बेटा हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, जिसमें हम किसका बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर। हम सनफ्लावर के डाइकॉट रूट, सनफ्लावर चूँकि डाइकॉट है तो हम सनफ्लावर का जो रूट्स है हम उसके एनाटॉमी को स्टडी कर रहे हैं। जब भी हम एनाटॉमी का स्टडी कर रहे हैं ना, एनाटॉमी देख रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं, रूट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, ध्यान से देखना हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास में एक रूट है, ठीक है ना, इस रूट को हमने क्या किया, इस तरीके से ट्रांसवर्सली कट किया। जब हम इस तरीके से ट्रांसवर्सली कट करेंगे और फिर हम इस क्या देख रहे हैं, हम इसको सामने से या ऊपर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो ट्रांसवर्स सेक्शंस है, ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने ऐसे कट किया, कट करने के बाद हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, हम इतने पोर्शंस को क्या कर रहे हैं, इन लार्ज व्यू में स्टडी करने वाले, ठीक है। हम इतने पोर्शन को क्या करेंगे, इन लार्ज व्यू में स्टडी करेंगे। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब हम इतने पोर्शन को इन लार्ज व्यू में स्टडी करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, इसको हटाते हैं पहले, है ना, हम इसी का स्टडी करने वाले हैं। तो क्या होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहला बात क्या होगा, जैसे मान लो ये इस तरह से क्या है, मतलब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, हम डाइकॉट रूट का जिसमें हम सनफ्लावर का बात कर रहे हैं, हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या ये है हमारा, क्या ये एपिडर्मिस है। रूट्स में सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, एपिडर्मिस का कवरिंग होता है। और एपिडर्मिस के जो सेल होते हैं वो कैसे होता है, एपिडर्मिस के जो सेल है, यानी जो एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल, ये कैसे सेल है, ये पैरेनकाइमा के सेल है, ध्यान रखना है, ये कैसे सेल है, ये पैरेनकाइमा के सेल है, यानी हम बोल सकते हैं पैरेनकाइमेटस का सेल है। यानी जो एपिडर्मिस है वो किसका बना हुआ है, पैरेनकाइमा का बना हुआ है, हर बात में। और हमें अच्छे से पता है कि ये सेल्स कैसे अरेंज होंगे। अब जाहिर से बात है, हमें अच्छे से बात पता है कि एपिडर्मिस क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, रूट्स का सबसे बाहर की तरफ है ना, तो कहीं ना कहीं क्या करे, प्रोटेक्शन देगा। अगर इसको प्रोटेक्शन देना है तो इनके सेल्स कैसे होंगे, इनके सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, इनके सेल कैसे होंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। इसी बात को हम लिखते हैं, है ना, कॉम्पैक्टली या क्लोज्ड पैक्ड होंगे, ताकि क्या सके, ताकि ये प्रोटेक्शन दे सके, डिफेंस कर सके, आड़ बस में। तो हमको एक अच्छे से बात, ये बात पता चल गया कि एपिडर्मिस के जो सेल है, यानी जो एपिडर्मल सेल है, ये पैरेनकाइमा के सेल्स है। और पैरेनकाइमा के सेल्स कैसे सेल्स है, थिन वॉल्ड है और कॉम्पैक्टली पैक्ड है ना। इनके बीच में अब कोई भी सेल्स क्या हो गए, अगर ये इनके यानी जो एपिडर्मिस के सेल अगर कॉम्पैक्टली पैक्ड हो गए तो इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस होगा, नहीं होगा, यानी कहीं ना कहीं कैसा होगा, इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। अगर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा तो ये सेल्स क्या है, ये सेल्स बहुत पास है ना, और पास होने भी चाहिए, क्योंकि इसको करना क्या है, इसको देना है प्रोटेक्शन, इसको क्या कर देना है, इसको डिफेंस देना है ना। प्लांट बॉडी को क्या करना है, प्लांट बॉडी को क्या देना है, डिफेंस देना है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सेल्स होंगे कैसे होंगे, एपिडर्मिस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, है ना। ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आप एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस के जो सेल है, एपिडर्मल सेल्स, है ना, एक्चुअली आप ध्यान सुनना, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस बाहर की तरफ क्या है, जो क्यूटिकल का लेयर होता है ना, क्यूटिकल वाला जो लेयर होता है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। ध्यान रखना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्यूटिकल वाला जो लेयर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी रूट्स के एपिडर्मिस में क्यूटिकल वाला लेयर एब्सेंट होता है। ये जो क्यूटिन या वैक्सी का बना हुआ है, ये क्यूटिन्स वाला लेयर रूट्स में बाहर की तरफ जो एक्चुअली हम लोग अभी पढ़ेंगे कि स्टेम में क्या होता है, स्टेम में एपिडर्मिस के बाहर क्या होता है, क्यूटिन या वैक्सी लेयर होता है। वहाँ पे पढ़ेंगे हम, क्यूटिन का लेयर होता है, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये लेयर एब्सेंट है आर समय। तो रूट्स में बाहर की तरफ यानी एपिडर्मिस के बाहर जो क्यूटिन वाला लेयर होगा वो एब्सेंट होगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि रूट्स के अगर एपिडर्मिस में क्यूटिन वाला लेयर एब्सेंट होगा, है ना, रूट्स के एपिडर्मिस पे अगर क्यूटिन वाला लेयर एब्सेंट होगा तो ऐसे एपिडर्मिस को बेटा हम क्या बोलते हैं, ऐसे एपिडर्मिस को रूट्स में कह देते हैं एपिब्लेमा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल मैंने यहाँ पे लिखा है ये कैसे है, ये एपिब्लेमा है ना। एपिडर्मिस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कैसे, ये एपिब्लेमा। ऐसे एपिडर्मिस को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, एपिब्लेमा बोलेंगे, एपिब्लेमा, या इसको बोलेंगे राइजोडर्मिस, या इसको बोलेंगे राइजोडर्मिस, या इसको बोलेंगे पिलीफेरस लेयर, पिलीफेरस लेयर, ठीक है, समझ में आया। अब इंपॉर्टेंट बात है कि रूट्स में
एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल क्यों एब्सेंट है? सुनना अच्छे से। रूट्स में एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल इसलिए एब्सेंट है क्योंकि रूट्स में आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से कि वहाँ पे क्यूटिकल का काम क्या होता है भाई? क्यूटिकल इम्परमेबल टू वाटर होता है, ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। यहाँ से पानी का लॉस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, और हम चाहते भी नहीं कि यहाँ से वाटर का लॉस हो। पानी का लॉस कब होता है? पानी का लॉस तब होता है जब वहाँ पे वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। और आपको अच्छे से पता है कि जो रूट है वो अंडर द सॉइल है ना, अंडर द सॉइल यानी ज़मीन के अंदर है, वहाँ पे तो सनलाइट नहीं है, तो फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट कैसे होगा? आर बस में जब वाटर वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस भी नहीं होगा, यानी ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा। और हमको अच्छे से पता है ट्रांसपिरेशन में वहाँ पे कौन रोल प्ले करता है? इस ट्रांसपिरेशन जब होता है तो कहीं ना कहीं वो स्टोमेटल अपर्चर के थ्रू बाहर निकलता है, तो यहाँ से तो वाटर का लॉस हो भी नहीं रहा है, तो यहाँ पे स्टोमेटल अपर्चर होने का कोई मकसद भी नहीं है, यहाँ पे स्टोमेटल अपर्चर होगा भी नहीं आर बस में, यानी कहीं ना कहीं स्टोमेटा यहाँ पे एब्सेंट है। तो रूट्स के एपिडर्मिस में स्टोमेटा एब्सेंट है और क्यूटिन वाला जो लेयर है वो भी एब्सेंट है। क्यों सर? क्यूटिन वाला लेयर इसलिए एब्सेंट है क्योंकि अगर अभी आपको पता है ना, यहाँ से वाटर का लॉस तो हो नहीं रहा, तो वाटर का लॉस को प्रिवेंट करना ही नहीं है। दूसरा कारण ये यहाँ पे कि अगर क्यूटिन वाला लेयर यहाँ पे होता तो वो क्या करता है, वो तो वाटर बैरियर बना देता है। और हमें अच्छे से पता है कि रूट्स जो है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर रहा है सॉइल से। तो कहीं ना कहीं अगर एपिडर्मिस में बाहर की तरफ अगर क्यूटिन वाला लेयर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो रूट्स को वाटर को एब्जॉर्ब करने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, है ना, कहीं ना कहीं वाटर बैरियर बना देगा और जो रूट्स है वो वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा सॉइल से। और बस इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि रूट्स के एपिडर्मिस में क्यूटिकल लेयर एब्सेंट है, यहाँ पे रूट के एपिडर्मिस में स्टोमेटा एब्सेंट है ना, यहाँ पे स्टोमेटा भी एब्सेंट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट है, यानी हमको ये चीज़ पता चल गया कि ये सब कुछ यहाँ पे एब्सेंट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये रूट का एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस के जो सेल्स वो कैसे सेल है? पैनकाइमेटस के सेल्स है, पैनकाइमा का सेल्स है। और ये जो पैनकाइमा का सेल्स है ना, याद रखना, यानी एपिडर्मिस में कुछ एपिडर्मल सेल है ना, यानी कुछ इपीबिलेमा का सेल। हम एपिडर्मल सेल ना बोल करके क्या बोलेंगे? इपीबिलेमा सेल्स बोलेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज़ को इपीबिलेमा सेल, यानी एपिडर्मिस के कुछ इपीबिलेमा सेल जो है वो बाहर की तरफ इस तरीके से क्या करते हैं? प्रोट्रूड करते हैं। बाहर की तरफ इस तरह से क्या होता है? एक आउटग्रोथ फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा रूट हेयर। जो रूट हेयर होता है वो कैसा होता है? रूट हेयर जो होता है, ध्यान रखना, ये यूनिसेल्युलर होता है। ये कैसा होता है? यूनिसेल्युलर होता है। जो रूट हेयर है वो यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है, इतना समझ में है। और हमको ये बात अच्छे से पता है कि ये हो गया हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, जैसे कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर बात करें जैसे ये रूट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और बीच में यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से वैस्कुलर बंडल होगा जिसमें हमारा जाइलम एंड फ्लोएम होगा, है ना, जिसमें हमारा क्या होगा? जाइलम फ्लोएम होगा। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ करके बीच में जो कुछ भी है वो सब का सब हमारा क्या है? वो सब का सब हमारा ग्राउंड टिश्यू है। वो सब का सब हमारा क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। समझ में आ रही बात? ये हमारा क्या हो गया? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। क्लियर है? अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये तो मैंने बात की एपिडर्मिस के बारे में, ठीक है, और हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए क्या कि ये तो हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो रूट्स में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है? उसके जस्ट नीचे ध्यान रखना है, रहता है वहाँ पे क्या? जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉमनली हम उसे कॉर्टेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे कॉर्टेक्स का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, देखो कॉर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइडेड है। कॉर्टेक्स जो है वो 3 लेयर में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है? आपको मालूम होना चाहिए कि जो कॉर्टेक्स है वो डिवाइडेड है 3 जोन में या 3 लेयर में। कौन कौन सा? सबसे बाहर वाला, सबसे कॉर्टेक्स का सबसे बाहर लेयर कौन सा होता है? वो होता है हमारा हाइपोडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस के नीचे होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, चाहे मोनोकॉर्ड का रूट हो चाहे डाइकॉर्ड का रूट हो, हाइपोडर्मिस यहाँ पे एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन कॉर्टेक्स का जो 3 जोन है हम वो बता रहे हैं, हालांकि यहाँ पे क्या है? हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। हाइपोडर्मिस है। उसके बाद क्या होता है? दूसरा यहाँ पे जनरल कॉर्टेक्स होता है, कॉमनली हम इसे कॉर्टेक्स बोल देते हैं, ठीक है। और सबसे अंदर वाला लेयर जो होता है कॉर्टेक्स का वो कहलाता है हमारा इंडोडर्मिस।
आ रहा बात में? तो कॉर्टेक्स को भी डिवाइड किया गया 3 जोन में, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स जिसको हम कॉमनली कॉर्टेक्स बोलते हैं, और सबसे अंदर वाला है एंडोडर्मिस है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट्स पढ़ रहे हैं, चाहे मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट रूट हो। हाइपोडर्मिस वाला जो लेयर है कॉर्टेक्स का, है ना, मतलब कौन सा सबसे आउटर मोस्ट लेयर, कॉर्टेक्स का सबसे बाहर वाला लेयर हाइपोडर्मिस, वो एब्सेंट होता है बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस चीज़ को मिटाते हैं, ठीक है ना, हम इस चीज़ को इरेज करते हैं। चलो अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। तो यहाँ पे तो हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, ठीक है ना, कॉर्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो कॉर्टेक्स होता है ना, ये क्या है, यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है ये वाइड एंड, ये जो कॉर्टेक्स हमारा ये वाइड एंड मल्टी लेयर्ड जोन है, मल्टी लेयर्ड जोन है, वाइड एंड मल्टी लेयर्ड जोन है, और ये बना हुआ है ना, ये कंसिस्ट है सेवरल लेयर्स, इसमें बहुत सारे लेयर्स है, सेवरल लेयर ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू और सेल, है ना। ये किसका बना हुआ है, पैरेनकाइमा का सेल्स का बना हुआ है ना, पैरेनकाइमेटस है, विथ कैसा होगा यहाँ पे, ये थिन वॉल, विथ थिन वॉल। ठीक है, अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि जो कॉर्टेक्स है कैसा दिखेगा, वो देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इस तरह से रूट हेयर, जो कुछ इपिडर्मल सेल बाहर की तरफ इस तरह से क्या कर रहा है, प्रोट्रूड करके क्या बना दिया बच्चों, रूट हेयर बना दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हाइपोडर्मिस तो यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से कॉर्टेक्स होगा, और जो कॉर्टेक्स का सेल है वो कैसे होंगे, राउंड या ओवल हो सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना, वो राउंड और ओवल हो सकते हैं। ठीक है ये ध्यान रखना, देखो इस तरीके से ये अरेंज्ड है। ठीक है, इस तरीके से ये अरेंज्ड है, और ये रहा अंदर वाला जो क्या है, एंडोडर्मिस, ये रहा एंडोडर्मिस। ठीक है, अब आपको एक चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए, ये हो गया हमारा एपिडर्मिस, ये पूरा क्या हमारा कॉर्टेक्स है, ये पूरा हमारा कॉर्टेक्स है, और ये रहा हमारा एंडोडर्मिस। अब ध्यान सुनना हम क्या बोल रहे हैं, अब हम ये बोल रहे हैं कि जो कॉर्टेक्स है, ये देखो ये क्या है, बहुत चौड़ा है, वाइड है, मल्टी लेयर्ड है ना, बहुत सारे लेयर है कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स में तुम देख रहे हो सेल्स का यहाँ पे क्या है, मल्टी लेयर्ड है, सेवरल लेयर्स है। ठीक है, आड़ भाषा में हम एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, सेवरल लेयर्स लिखा हुआ, बहुत सारे लेयर्स है। और कॉर्टेक्स का जो सेल है वो कैसे है, पैरेनकाइमेटस सेल्स है, जो कॉर्टेक्स है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है आड़ भाषा में, और जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है वो कैसे यहाँ पे थिन वॉल्ड है। ठीक है ना, पैरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पे कैसे थिन वॉल्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, जो कॉर्टेक्स है ना, ये जो पूरा कॉर्टेक्स आपको दिख रहा है ना, इसको हम जनरल कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। ये जो जनरल कॉर्टेक्स है ये क्या बना हुआ है, ये पूरा पैरेनकाइमा का बना हुआ है। जनरल कॉर्टेक्स जो ये पूरा पैरेनकाइमा का बना हुआ है, थिन वॉल्ड है ना, और यहाँ पे कॉर्टेक्स का जो सेल है वो कैसे ओवल और राउंड है ना, और ये कैसे, ये लूजली अरेंज्ड है, आप देख रहे हो ये लूजली अरेंज है, यानी इनके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है बेटा, ये देख रहे हो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कॉर्टेक्स है वो कैसे है हमारे, ध्यान रखना यहाँ पे ये लूजली अरेंज्ड है। अगर ये लूजली अरेंज्ड होंगे तो जाहिर से बात है क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, ये चीज़ पता होना चाहिए, ये इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये तो मैंने कॉर्टेक्स के बारे में बात किया, ठीक है ना, ये कॉर्टेक्स के बारे में बात किया। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉर्टेक्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है। जो कॉर्टेक्स है आप अगर ध्यान से देखो, ये एपिडर्मिस है, और ये अंदर वाला क्या है, एंडोडर्मिस है। कॉर्टेक्स का सबसे बाहर लेयर हाइपोडर्मिस तो यहाँ पे है ही नहीं, ये जनरल कॉर्टेक्स है, और ये एंडोडर्मिस, यानी एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में क्या है, कॉर्टेक्स लोकेटेड है। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो कॉर्टेक्स है वो प्रेजेंट है, जो कॉर्टेक्स है वो प्रेजेंट है इन बिटवीन इपिब्लेमा यानी एपिडर्मिस, इपिब्लेमा यानी एपिडर्मिस ऑफ रूट, एपिडर्मिस ऑफ रूट एंड एपिडर्मिस ऑफ रूट एंड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस और बात समझे। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखना, ये जो कॉर्टेक्स का सेल है, देखो ये जो कॉर्टेक्स का सेल वो कैसे है, होमोजेनस है,
होमोजेनस का मतलब क्या है भाई? होमोजेनस का मतलब है कि जो कॉर्टेक्स का जो सेल है वो होमोजेनस टाइप का, यानी एक ही तरह के सेल्स का बना हुआ है, एक ही टाइप के सेल्स का बना हुआ है, और वो जो सेल्स का टाइप है यहाँ पे वो क्या है हमारा? पैरेन्काइमा। यानी जो कॉर्टेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा का ही बना हुआ है ना, पैरेन्काइमा के सेल्स का ही बना हुआ है। इसलिए कैसा हो गया? ये हो गया हमारा होमोजेनस। हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ये कैसा है? यहाँ पे जो सेल है वो कैसे? होमोजेनस है, होमोजेनस है, ठीक है ना, होमोजेनस टाइप का सेल है। और वो सेल्स यहाँ पे क्या है? वहाँ पे ये जो सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है? ये पैरेन्काइमा का बना हुआ है, ठीक है ना, ये पैरेन्काइमा का बना, जो कि कॉर्टेक्स वाला लेयर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? अगर आपको ध्यान से देखा है तो इसका काम क्या है? जो कॉर्टेक्स है, ये ध्यान रखना है, ये जो लिविंग सेल्स है, पैरेन्काइमा सेल, जो ये जो लिविंग सेल है, द लिविंग सेल पैरेन्काइमा, जो लिविंग सेल पैरेन्काइमा है, जो लिविंग सेल पैरेन्काइमा है, यहाँ पे अबंडेंट साइटोप्लास्ट है, कंटेन अबंडेंट लीकोप्लास्ट, यानी वाइट प्लास्टिड, ठीक है। और यहाँ पे बोल सकते हैं, मतलब ये है कि भाई ये जो पैरेन्काइमा के सेल्स है, ध्यान रखना आप लोग, पैरेन्काइमा का जो सेल्स होता है ये क्या कर सकता है? ये स्टार्च को स्टोर कर सकता है ना, ये फूड को स्टोर कर सकता है। और इनके पास में जो स्टार्च को स्टोर करने के लिए, जो स्टार्च ग्रैन्यूल्स को स्टोर करने के लिए इनके पास में क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, जो कि यहाँ पे क्या है? वाइट प्लास्टिड्स है ना। यहाँ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सेल क्या है? सेल्स आर कंसर्न विथ स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंस, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो यहाँ पे जो लिविंग पैरेन्काइमा के सेल्स है, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे अबंडेंट ल्यूकोप्लास्ट है। वो इसलिए क्योंकि पैरेन्काइमा का मेन काम होता है कि ये फूड को स्टोर करता है, जो स्टार्च ग्रैन्यूल्स है उनको ये स्टोर करता है, और यहाँ पे स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज ऑर्गेनेल्स चाहिए वो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका मतलब ये क्या है? ये कंसर्न है स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंस है, ठीक है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये मैंने क्या दिखाया है? ये मैंने दिखाया है एंडोडर्मिस। अब देखो कॉर्टेक्स का बात हम लोग कर लिए, ये हम लोग का एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है? सबसे इनरमोस्ट लेयर है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? जो एंडोडर्मिस है वो क्या है? इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला लेयर कौन है हम लोग का? एंडोडर्मिस है, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस देखो, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ बात कर रहे हैं, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ या एंडोडर्मिस के नीचे जो कुछ भी है ना, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जितने भी टिश्यू है वो सारे टिश्यू साथ में कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनाते हैं बेटा? स्टील बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। यानी हम बोल सकते हैं एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो कुछ भी है वो क्या है? मतलब इसमें क्या क्या है? अगर तुम ध्यान से देखो तो एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल है ना, पेरिसाइकिल है, पिथ रेज है, जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल है। इन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे? इन सबको मिलाकर बोल देंगे स्टील। यानी एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ क्या है? स्टील है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ क्या है? स्टील है। और यानी इंट्रास्टीलर रीजन्स बोल सकते हो। और एंडोडर्मिस के बाहर क्या है? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। यानी जो एंडोडर्मिस है वो क्या है? वो बाउंड्री है। जो एंडोडर्मिस है वो किसका बाउंड्री है? स्टील का बाउंड्री है। समझ में आ रहा है? यानी हम बोल सकते हैं जो एंडोडर्मिस है वो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन और इंट्रा स्टीलर रीजन्स का क्या है? बाउंड्री है। आर बात में तो हम अगर तुमसे बोलेंगे कि सर स्टील का बाउंड्री कौन है, तो बोलोगे एंडोडर्मिस, क्योंकि वही डिसाइड करता है ना, वही डिसाइड करता है कि जो स्टील है वो कहाँ तक है। आर बात में तो एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ क्या है? स्टील है। एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ स्टील नहीं है, क्योंकि इसलिए क्या हो गया? ये एक लिमिटिंग लेयर हो गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एंडोडर्मिस है वो क्या है बेटा? वो एक लिमिटिंग लेयर है। कि मतलब लिमिटिंग लेयर का मतलब क्या हो गया कि यहीं तक एंडोडर्मिस है। ये बाउंड्री जो है ये क्या है? ये स्टील का बाउंड्री है। इसके अंदर ही स्टील है, इसके बाहर स्टील नहीं है ना। तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का मतलब होता है जो कि स्टील के बाहर वाले रीजन। स्टील के बाहर वाले रीजन को बोलते हैं एक्स्ट्रा, मतलब बाहर। स्टील के बाहर वाला रीजन क्या है? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। और एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ स्टील है ना, यानी इंट्रास्टीलर रीजन, और एंडोडर्मिस के बाहर स्टील नहीं है, वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन हो गया। आप बस में, और जिसमें हमारा स्टील में क्या क्या आ गया? स्टील में हमारा आ गया, बताया था तुम लोग को, पेरिसाइकल है ना, पिथ मेडुला आ गया, ये चीज में, और वेस्कुलर बंडल आ गया। इन सबको मिला के कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बन जाता है? स्टील फॉर्म होता है।
आ रहा बात समझ में? तो ये बात हुआ हमारा किसका, एंडोडर्मिस के बारे में। तो चलो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो सब चीज़ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि ये जो डाइकोटिलेडनस रूट है, डाइकोटिलेडनस रूट में दिखाया है कि ये जो एपिडर्मिस है, ये जिसको हम लोग एपिब्लेमा बोलते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, सबसे बाहर वाला लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेनी एपिब्लेमा सेल्स, ठीक है ना, मेनी एपिब्लेमा सेल जो है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से प्रोट्रूड कर रहा है, ठीक है ना। काफी सारे एपिब्लेमा जो सेल्स यानी जो एपिडर्मिस के सेल है, एपिडर्मल सेल जिसे हम क्या बोले, एपिब्लेमा सेल्स बोल रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो इस तरीके से बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है ऐसे, और क्या बना देगा, ये यूनिसेल्युलर रूट हेयर बना देगा। क्या बना देगा, यूनिसेल्युलर रूट हेयर बना देगा इस तरह से। देखो इसके बाद क्या बात कर रहा है, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा या इसी को हम क्या बोलते हैं, राइजोडर्मिस और पिलीफेरस लेयर। अभी मैंने देखा था आउटर मोस्ट लेयर है लिविंग सेल्स का, पैरेन्काइमा है, थिन वॉल्ड है, हमने अच्छे से पढ़ रखा है अभी कि भाई जो एपिडर्मिस का सेल वो कैसे पैरेन्काइमेटस का सेल है, ये पैरेन्काइमा का बना है ना। यहाँ पे थिन वॉल्ड है का, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे क्योंकि इन्हें प्रोटेक्शन देना है, डिफेंस करना है। तो ट्यूबुलर सेल्स यहाँ पे विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, ठीक है ना, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल है, ठीक है। यहाँ पे बताए थे एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस के रूट्स के एपिडर्मिस में क्या होगा, क्यूटिकल वाला जो लेयर है यानी जो क्यूटिकुलर लेयर्स है वो भी यहाँ पे एब्सेंट है। देयर इज नो क्यूटिकल ऑन द आउटर सरफेस, यहाँ पे ध्यान रखना है। और आपको एक चीज पता होना चाहिए ना, जो एपिडर्मिस के सेल, एपिडर्मल सेल, एपिब्लेमा सेल, एपिब्लेमा सेल्स के आउटर वॉल पे क्या रहता है, क्यूटिन, जो क्यूटिन वाला लेयर होता है, या जो क्यूटिन या वैक्सीन लेयर है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि एपिडर्मिस में बाहर की तरफ यानी रूट्स के एपिडर्मिस पे जो क्यूटिन वाला लेयर्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एपिब्लेमा सेल्स के आउटर वॉल पे होता है वो, जो कि यहाँ पे एब्सेंट है ना। देयर इज नो क्यूटिकल ऑन द आउटर सरफेस, है ना। यहाँ पे स्टोमेटा भी नहीं है और यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। फंक्शंस क्या है रूट हेयर का, रूट हेयर का काम बस यही है क्या, ये इंक्रीज कर एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को, ये सरफेस एरिया क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है ना। रूट्स के सरफेस एरिया जितने ज़्यादा बढ़ेंगे भाई उतनी बेटर तरीके से क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो सकेगा, कहाँ से, सॉइल से, आवास में। और ये क्या कर रहा है, ये वाटर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, कैसे, सरफेस एरिया बढ़ा करके, ठीक। देखो अब यहाँ पे लिखा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हमने अभी से देखा था ना कि भाई बाहर वाला जो एपिडर्मिस था यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ना, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसके बीच में जो भी कुछ है वो सब का सब क्या हमारा ग्राउंड टिश्यू है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भाई रूट्स में अभी हम लोगों ने देखा कि हाइपोडर्मिस बेटा वो एब्सेंट है, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, ये हमने अच्छे से समझा। और यहाँ पे हमने बात किया था कॉर्टेक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉर्टेक्स, यहाँ पर तो हाइपोडर्मिस है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स को हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, जनरल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये देखो लिखा हुआ सेवरल लेयर्स का बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, पैरेन्काइमा के सेल्स है, यानी जो कॉर्टेक्स है वो पैरेन्काइमा के सेल्स का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे थिन वॉल्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस होगा मतलब यहाँ के सेल्स कैसे है, लूजली अरेंज्ड है ना, ओवल या राउंड शेप का शेल होगा। यहाँ पे इनके सेल कैसे होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे, ताकि वाटर एंड मिनरल्स का आसानी से इजिली पैसेज हो जाए, है ना। वाटर मिनरल्स जो है वो इजिली आसानी से क्या हो जाए, पास हो जाए। उसके लिए क्या होगा, अगर वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा तो वाटर जो है वो बीच में से निकल नहीं पाएगा, आड़ा बासन में। इसलिए कैसे ये इनके सेल्स ओवल है ना कहीं ये लूजली अरेंज्ड है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ताकि वाटर मिनरल्स का इजी है ना आसानी से पैसेज हो जाए, फ्लो हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो कॉर्टेक्स है एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस के बीच में है। देखो अभी मैंने देखा है यहाँ पे, देखो ये एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस वाला लेयर है, और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा एपिडर्मिस है, और इसके बीच में देखो ये पूरा क्या है, कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स जो है एपिब्लेमा यानी एपिडर्मिस ऑफ रूट, और जो एंडोडर्मिस है यानी जो कॉर्टेक्स का सबसे इनरमोस्ट लेयर है, इसके बीच में ये पूरा जनरल कॉर्टेक्स है, कॉमनली नोन एज कॉर्टेक्स, ठीक है, क्लियर है। और ये भी पता चल गया कि लूजली अरेंज्ड क्यों है। चलो अब हम बात करते हैं, ये होमोजेनस इन नेचर है। होमोजेनस इन नेचर क्यों बोले थे, होमोजेनस इन नेचर इसलिए बोले थे क्योंकि ये जो कॉर्टेक्स है वो क्या है, एक ही तरह के एक ही टाइप के सेल्स का बना हुआ है, और वो सेल्स यहाँ पे कौन सा है, पैरेन्काइमा का सेल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा का सेल्स है, और ये पैरेन्काइमा का सेल्स यहाँ पे अकेला है ना इस कॉर्टेक्स को यानी जो हमारा जनरल कॉर्टेक्स है उसको फॉर्म कर रहा है, उसको बना रहा है, ठीक है। ये मैंने बताया ये फूड सब्सटेंस को स्टोर कर रहा है लाइक स्टार्च ग्रेन्स को, ये मैंने बताया था। और यहाँ पे फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो सकता है, ठीक है ना, ये अलाउ करता है, क्लियर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया तुम लोगों को कि ये जो हमारा एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स के सबसे इनरमोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोडर्मिस बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखो लिखा है इनरमोस्ट लेयर कॉर्टेक्स, इट कंप्राइजेस सिंगल लेयर। आप लोग को ध्यान रखना है कि जो एंडोडर्मिस का सेल है बेटा वो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, ठीक है ना, सिंगल लेयर। और यहाँ पे जो सेल का शेप है वो कैसा है, बैरल शेप का सेल है। बैरल शेप का सेल का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके का सेल है, ऐसे ड्रम लाइक,
है ना। अगर बीच में थोड़ा सा क्या है, वाइड है, और ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा है ये वाला, टॉप और डाउन जो है, नीचे का अपर एंड लोअर रीजन जो होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा हल्का सा नैरो होगा, और बीच में हल्का सा वाइड होगा। सर मेरा इस तरह ड्रम लाइक, उसको बोलते हैं ना ये सिंगल लेयर बैरल सर्कुलर सेल्स है ना। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा विदाउट, क्योंकि सेल अगर इस तरीके से अरेंज होगा, देखो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि सेल का शेप कैसा है, बैरल शेप का सेल है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, ठीक है। और मैंने अभी देखा क्या, मैंने अभी देखा कि ऑल द टिश्यू, जितने भी टिश्यू है एंडोडर्मिस के नीचे अंदर की तरफ जितने भी टिश्यू है, वो सारे टिश्यू आपस में मिलके कॉन्स्टिट्यूट करके, वो सारे टिश्यू जो है वो आपस में मिलके कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनाएंगे, स्टील बनाएंगे, स्टील बनाएंगे, जिसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, पेरिसाइकल, है ना, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुला भी बोल सकते हैं, पिथ रेस, और यहाँ पे हमारा वैस्कुलर बंडल। यानी एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ क्या है, हमारा स्टीलर रीजन है, इंटरस्टीलर रीजन है, और एंडोडर्मिस के बाहर क्या है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है। यानी स्टील का बाउंड्री कौन है, एंडोडर्मिस, वही डिसाइड कर रहा है कि स्टील कहाँ तक है ना। यानी एंडोडर्मिस के अंदर स्टील है और एंडोडर्मिस के बाहर स्टील नहीं है, यानी वो कैसा हो गया, एक्स्ट्रा, यानी स्टील के बाहर वाले रीजन्स को बोल दिया एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन्स, ठीक है ना। और ये कैसा हो गया हम लोग का, लिमिटिंग लेयर्स है, क्योंकि जहां तक बाउंड्री है वहीं तक स्टील है, उसके बाहर स्टील नहीं है, इसीलिए लिमिटिंग लेयर्स। तो बेटा हम बात करते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, डाइकॉट रूट का जो एंडोडर्मिस है, ध्यान रखना है, ये क्या है, सबसे इनरमोस्ट लेयर है, इनरमोस्ट सबसे अंदर वाला लेयर है, किसका, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एंडोडर्मिस के जो सेल है वो कैसे है, पैरेन्काइमा का ही सेल है, यानी एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा का ही बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस सेल है, ठीक है, थिन वॉल्ड है, और ये कैसे है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इनके सेल कैसे हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। अब देखो, अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि रूट का अगर हम बात करेंगे तो जो रूट की एपिडर्मिस है, एपिब्लेमा, ये क्या है, कई सारे सेल्स जो है एपिब्लेमा के, वो इस तरह से बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं, प्रोट्रूड करते हैं और क्या बना देते हैं, रूट हेयर। और जो रूट हेयर है ये क्या किया, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किया, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किया सॉइल से। इन वाटर मिनरल्स को कहाँ तक पहुँचाया गया, जाइलम तक पहुँचाया गया, ठीक है। फिर ये वाटर मिनरल्स जाइलम से ऊपर जाएगा, लीफ तक जाएगा, ब्रांचेस तक जाएगा, है ना, स्टेम तक जाएगा, है ना, वहाँ तक ये उसको इनको पहुँचाया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने अभी पढ़ा था कि ये जो एपिडर्मिस है, यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और यहाँ पे जो हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ना, यहाँ पे क्या होगा, एंडोडर्मिस होगा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बीच में जो कुछ भी है, इनको छोड़ करके बीच में जो कुछ भी है वो क्या हमारा, वो हमारा ग्राउंड टिश्यू है, और ग्राउंड टिश्यू में ही हमारा कॉर्टेक्स भी है ना। हमने पढ़ा था ग्राउंड टिश्यू मिलियम किसको, कॉर्टेक्स को लेबल करते हैं। तो यहाँ पे तो हाइपोडर्मिस नहीं है, यहाँ पे हाइपोडर्मिस नहीं है, यानी हम ये चाहते हैं कि जो वाटर मिनरल्स यहाँ से एब्जॉर्ब किया गया है, अगर उसको जाइलम तक पहुँचाना है तो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू में यानी कॉर्टेक्स में जो सेल्स होंगे वो कैसे सेल्स होंगे, वो लूजली अरेंज सेल्स होंगे, है ना, ताकि वाटर जो है वो इजी पैसेज हो सके, है ना, जो वाटर मिनरल्स है उसका इजी पैसेज हो सके आरबासी में। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे मान लो हम ये क्या बना दिए, हम यहाँ पे कॉर्टेक्स बना दिया, ये बना दिया हम क्या, कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, हाइपोडर्मिस यहाँ पे नहीं है, क्लियर है। ये क्या हो गया, मेरा कॉर्टेक्स हो गया। अब ये चीज़ अच्छे से पता है कि जो वाटर है, ये वाटर मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन किया गया रूट हेयर के द्वारा सॉइल से, है ना, ये कहाँ एपिडर्मिस को क्रॉस करेगा, फिर वो क्या करेगा, कॉर्टेक्स को क्रॉस करेगा, वाटर कॉर्टेक्स क्रॉस करेगा, और फिर वो एंडोडर्मिस के पास पहुंचेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला, ध्यान सुनना, ये जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस का सेल्स क्या है, एंडोडर्मिस का सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है। क्यों एंडोडर्मिस का सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ध्यान रखना, अगर मान लो एंडोडर्मिस के सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। देखो, अगर सबसे पहला प्रॉब्लम होगा कि जब ये पानी को खींचा जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो रूट्स में वाटर का जो फ्लो है, रूट्स में जो वाटर का जो एक मूवमेंट है ना, वाटर का जो प्रेशर है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। रूट में वाटर का प्रेशर को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगर बहुत सारा वाटर एक साथ बहुत तेजी से कहाँ पे, अगर जाइलम में पहुंचेगा, अगर वो जाइलम एंटर करेगा तो पता चलेगा वो वाटर क्या होगा, वो वाटर सब तरफ स्टेम में फैल जाएगा, और ये वाटर सब जगह पे फैलने की वजह से वाटर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर सब तरफ फैल गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेम को, यानी स्टेम को जितना वाटर चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वाटर मिल रहा है,
एक साथ बहुत सारा वाटर मिल जा रहा है आराबासी में बहुत तेज़ी से, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये है कि वाटर जो है वो अंदर की तरफ आए। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वाटर जो है वो अंदर की तरफ आए, लेकिन एक कंट्रोल वे में आए आराबासिस में। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंडोडर्मिस वाला लेयर है इसको कैसा होना चाहिए, इसको होना चाहिए कॉम्पैक्टली पैक्ड। अगर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होगा तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा वाटर एक साथ बहुत तेजी से क्या होगा, जाइलम में एंटर करेगा और वो वाटर जो है बहुत तेजी से सिस्टम में फैलेगा। पता चलेगा कि वो जो वाटर का प्रेशर है फैलने की वजह से क्या हो गया, बहुत कम हो गया है ना। जितना स्टेम में वाटर चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा वाटर मिल रहा है, और पता चला कि क्या, जिसके कारण से हो सकता है कि जो वाटर वो ऊपर पहुंचे ही ना, क्योंकि हमें पता है अच्छे से कि भाई जो डाइकॉट जो डाइकॉट प्लांट है ना, जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं। अब ये प्लांट बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, हो सकता है कि ये वाटर का प्रेशर कम हो जाने की वजह से हो सकता है कि वाटर लिफ्ट तक पहुँचा ही नहीं, वाटर जो है वो लिफ्ट को मिला ही नहीं आराबासिस में। तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे लिफ्ट को वाटर नहीं मिलेगा और फिर फाइनली क्या होगा, लिफ्ट अगर वाटर नहीं पहुंचेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट का जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ जाएगा आराबासिस में। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने यहाँ पे क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। नेचर ने क्या इंपॉर्टेंट क्या काम किया यहाँ पे कि एंडोडर्मिस के कुछ सेल्स को क्या किया, डैम वॉल की तरह बनाया। एंडोडर्मिस के कुछ सेल्स को क्या बनाया, डैम वॉल की तरह बनाया। हम लोग जो बांध देखो होता क्या है यहाँ पे, आप लोग पता होना चाहिए कि एंडोडर्मिस का जो सेल है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो ये क्या है, ये हमारे एंडोडर्मिस का सेल है, एंडोडर्मिस का सेल। और एंडोडर्मिस का सेल कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, है ना। और इनके सेल कैसे है, बैरल शेप के सेल है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये एक सेल है, इसके बगल में एक और सेल होगा, और ये सेल बहुत पास में होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। और हम यही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अगर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये क्या होगा, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आपको चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये जो एंडोडर्मिस के सेल है इसके ये जो ट्रांसवर्स वॉल है जिसको टेंजेंशियल वॉल बोलते हैं, और ये जो हमारे रेडियल लॉन्गिट्यूडनल वॉल है इस पर क्या होता है, इस पर वैक्सी लेयर इकट्ठा होता है स्यूबेरिन का, और यहाँ पे लिग्निन भी होता है, जो मिलकर क्या बनाता है, जो मिलकर बनाता है क्या, कैस्पेरिन स्ट्रिप। तो कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ मिलता है, कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है वो एंडोडर्मिस वाले जो लेयर्स हैं, है ना, उसके काफ़ी सारे सेल में क्या होता है, इस तरह से कैस्पेरिन स्ट्रिप बनता है। यानी कैस्पेरिन स्ट्रिप क्या होता है, ये स्यूबेरिन का जो कंपोनेंट है और यहाँ पे जो लिग्निन है ना, वो यहाँ पे क्या होता है, इस स्यूबेरिन का जो वैक्सी लेयर है और जो लिग्निन है वो इसके रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल पे और रेडियल वॉल पे क्या होता है, इकट्ठा होता है, जिसे हम बोलते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप। आराबासिस में अब क्या होगा, ध्यान सुनना कि जो वाटर वो सेल के अंदर दो तरीके से एंटर कर सकता है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, और एक सेल का, जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है ना, एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो एडजेसेंट सेल्स के साथ, एक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, वो बगल वाले यानी जो एडजेसेंट सेल्स का, एटलीस्ट देखो सेल्स तो बहुत है यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो सेल्स के बीच का बात कर रहे हैं। तो एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो एडजेसेंट सेल्स के साथ क्या रहता है, इस तरीके से कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, वो एडजेसेंट सेल्स के साथ इस तरीके से कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। और इससे ये जो कनेक्शन है, ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, इसे बोलते क्या, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है बिटवीन टू सेल, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा चैनल है, जो वाटर है, पहले हम क्या बोले, हम ये बोले कि जो वाटर है वो सेल में, है ना, एक वन सेल टू अनदर सेल जो ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, जो वाटर एंट्री कर रहा है ना वन सेल टू अनदर सेल, वो दो तरीके से कर सकता है। पहला ये है कि अगर मान जो वाटर है वो वन सेल टू अनदर सेल इस साइटोप्लाज्मिक चैनल के थ्रू, यानी प्लाज्मोडेस्माटा चैनल के थ्रू डायरेक्ट जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे आराबासिस में। लेकिन अगर मान लो जो वाटर है, जो वाटर सॉलिड्स है, जो वाटर मिनरल्स है, अगर वो कैसे जा रहा है, वो सेल वॉल के थ्रू जा रहा है या इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे। और ये कैसा हो गया हम लोग का, सिम्प्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे या सिम्प्लाज्म बोल देते हैं आराबासिस में। तो इस तरीके से क्या होता है, वाटर एंट्री कर सकता है। लेकिन आपको चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वाटर जो है वो सेल में एपोप्लाज्मिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू एंटर कर सकता है। लेकिन
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि एंडोडर्मिस के, है ना, एंडोडर्मिस के अगर हम बात करेंगे, देखो एंडोडर्मिस के काफ़ी सारे सेल में क्या है, ये कैस्परिन स्ट्रिप बन जाता है। एंडोडर्मिस के काफ़ी सारे सेल में क्या बन जाता है, इस तरह से कैस्परिन स्ट्रिप बन जाता है। ये जो कैस्परिन मतलब एंडोडर्मिस के जिस सेल्स में क्या होगा, कैस्परिन स्ट्रिप्स होगा, वहाँ से वाटर आगे जा नहीं पाएगा। मतलब कैस्परिन स्ट्रिप्स जो है वो क्या है हमारा, वो जो वैक्सी लेयर है जो कि इम्परमेबल टू वाटर है, जो वैक्सी लेयर एक्चुअली वो क्या है, ये जो वैक्सी लेयर होता है ना, ये इम्परमेबल टू वाटर है ना, ये भी वैक्सी लेयर होता है क्यूटिन जैसा, और ये भी वाटर के लिए कैसा होता है, इम्परमेबल होता है, यहाँ से वाटर निकल नहीं सकता है आर पार, समझ में आ रहा है। तो जिस सेल में क्या होगा, या एंडोडर्मिस के जिस सेल में ये वैक्सी लेयर होगा, स्यूबरिन होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होगा, कैस्परिन स्ट्रिप होगा, वहाँ से वाटर तो आगे जा नहीं सकता है एंडोडर्मिस को क्रॉस करके, समझ में आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एंडोडर्मिस के काफ़ी सारे सेल में कैस्परिन स्ट्रिप्स को डिपॉजिट करके वाटर के फ्लो को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया, वाटर के फ्लो कंट्रोल कर दिया। वाटर फ्लो कंट्रोल करने कहने का मतलब क्या है, देखो हम ये नहीं चाहते कि बहुत सारा वाटर एक साथ बहुत तेजी से जाइलम में पहुंचाया जाए या उसको भेजा जाए। हम चाहते हैं कि वाटर जो है वो अंदर की तरफ आए जाइलम में, है ना, अंदर की तरफ आगे की तरफ आए जाइलम में, लेकिन एक कंट्रोल वे में आए, कंट्रोल तरीके से वाटर जो है वो जाइलम में एंटर करे। समझ में आ रहा है, जितना जरूरत है, जितना नेसेसरी है उतना वाटर को क्या किया जाए, भेजा जाए, बाकी जो बच जा रहा है वो क्या है, उसको कंजर्व कर लिया जाए। समझ में आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके भेजा जाए जाइलम में, आराम में, लेकिन ये धीरे धीरे करके जाइलम में जाएगा कैसे, आराम में ये धीरे धीरे जाएगा कैसे, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि वाटर के फ्लो को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं एंडोडर्मिस के काफी सारे सेल में कैस्परिन स्ट्रिप्स को बना करके। अगर एक साथ बहुत सारा वाटर अगर एंटर करेगा जाइलम में, तो वो वाटर का जो प्रेशर है ना, जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वाटर क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है ना, और वाटर पूरा सब तरफ फैल जाए, वाटर प्रेशर कम हो जाएगा, पता चलेगा बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे वाटर पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। आड़बासी में तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वाटर का जो फ्लो हो वो एक कंट्रोल तरीके से फ्लो हो, है ना, बाकी मतलब जितना जरूरत उतना भेजा जाए, समझ में आ रहा है, और बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो कंजर्व रहेगा। समझ में आ रही बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये काम क्या है, ये काम हमारे किसका है, एंडोडर्मिस के काफी सारे सेल में जो क्या प्रेजेंट है, हमारा कैस्परिन स्ट्रिप प्रेजेंट है। तो एंडोडर्मिस में जो कैस्परिन स्ट्रिप है वो क्या कर रहा है, वो वाटर टाइट जैकेट बना रहा है। एंडोडर्मिस में जो कैस्परिन स्ट्रिप है, बेटा याद रखना, ये क्या बना रहा है, कैस्परिन स्ट्रिप्स क्या कर रहा है, ये वाटर टाइट जैकेट बना रहा है, वाटर टाइट जैकेट बना रहा है, जैकेट में तो कवरिंग होता है, ठीक है ना, ये वाटर टाइट जैकेट बना रहा है। तो आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो एंडोडर्मिस वाले लेयर में कैस्परिन स्ट्रिप्स है, ये सारे सेल में नहीं है, एंडोडर्मिस के सारे सेल में ये कैस्परिन स्ट्रिप्स नहीं है। आप ही सोचो अगर एंडोडर्मिस के सारे सेल में कैस्परिन स्ट्रिप्स होगा, समझ में आ रहा, कैस्परिन स्ट्रिप्स होगा, तो जो वाटर मिनरल्स है, जो वाटर सॉल्यूट्स है, वो एंडोडर्मिस वाले लेयर को तो क्रॉस करके आगे जा ही नहीं पाएगा जाइलम में, जाइलम तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा भाई। एंडोडर्मिस के सारे सेल में अगर कैस्परिन स्ट्रिप्स जमा हो जाएगा, इस तरह का लेयर जमा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं जो वाटर है वो एंडोडर्मिस वाले लेयर को क्रॉस करके आगे जाइलम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो फिर रूट हेयर का वाटर को एब्जॉर्ब करने से कोई फायदा ही नहीं होगा। हर बात में क्लियर है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि एंडोडर्मिस के काफी सारे सेल में कैस्परिन स्ट्रिप्स बनता है, यानी और कुछ सेल्स ऐसा भी होगा जिसमें कैस्परिन स्ट्रिप्स नहीं होगा। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि एंडोडर्मिस में क्या है, एंडोडर्मिस वाला जो लेयर है उसमें दो तरह का सेल्स है, एक वो सेल है जिसमें क्या होगा, कैस्परिन स्ट्रिप्स होगा, आरबासी में एक वो सेल है जिसमें क्या होगा, कैस्परिन स्ट्रिप्स होगा, यानी वहां पे स्यूबरिन का वैक्सी लेयर होगा, और दूसरा वो सेल होगा जिसमें कैस्परिन स्ट्रिप्स नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पैसिव सेल, है ना, जिसमें एंडोडर्मिस के ऐसे सेल्स बेटा जिसमें क्या नहीं है, जिसमें मेरा स्यूबरिन का वैक्सी लेयर नहीं है, जिसमें कैस्परिन स्ट्रिप्स नहीं है, ऐसे सेल्स को लोग क्या बोल देंगे, ऐसे सेल्स को बोलेंगे पैसिव सेल, है ना। यानी इन सेल्स के थ्रू क्या हो सकता है, जो वाटर इन सॉल्यूट है ना, जो वाटर मिनरल्स है वो आसानी से पास कर सकता है, आसानी से क्रॉस करके वो आगे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे कैस्परिन स्ट्रिप्स जो वैक्सी लेयर है स्यूबरिन का, लिग्निन का, वो यहाँ पे नहीं है आरबासन में। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे ऐसा समझ लो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं इस तरह से, देखो यहाँ पे क्या कर दिए, देखो इस तरह से क्या कर दिए, देखो ये क्या है, जैसे मान लो ये क्या है, एंडोडर्मिस है ना, तो एंडोडर्मिस में यहाँ पे क्या आ गया, इस तरह से कैस्परिन स्ट्रिप्स जमा कर दिए, इस तरह से एंडोडर्मिस कैस्परिन स्ट्रिप्स जमा कर दिए, यहाँ पे जमा कर दिए, और मान लो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो जहाँ पे सेल्स में क्या है, जहाँ पे सेल्स में कैस्परिन स्ट्रिप्स है वैक्सी लेयर स्यूबरिन का, वहां से तो वाटर क्रॉस करके पेरिसाइल क्रॉस करके वो जाइलम तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन काफी सारे सेल में ऐसा है ना, तो वाटर का जो फ्लो है बहुत तेजी से पानी आ रहा है, लेकिन क्या किया उसको कंट्रोल किया जा रहा है। एंडोडर्मिस का जो कॉम्पैरेटिव पैक्ड सेल है उसको क्या कर रहा है, रोक पा रहा है। अब तो बोले सर सेल तो रोक ही सकता था, भाई सेल कैसे रोक सकता था, अगर सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे क्या है, पैरेन्काइमा के सेल्स
है ना, थिन वॉल्ड है, वहां से तो वो निकल ही सकता है। आर में तो ये वैक्सीन लेयर जमा करके क्या कर दिए, इम्परमेबल कर दिए, वहां से वाटर निकल ही नहीं सकता है। आर में और जहां पे क्या है, और एंडोडर्मिस के जो कुछ सेल्स हैं जहां पे कैस्पियन स्ट्रिप्स नहीं है, वहां से वाटर आगे जाएगा क्रॉस करके, है ना, वहां से वाटर का इसी पैसेज होगा, इसी फ्लो करके वो आगे जा सकता है। क्लियर है, किसमें, जाइलम में। तो कहीं ना कहीं हमने वाटर के मूवमेंट्स को क्या करें, कंट्रोल करें बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंडोडर्मिस में दो तरह के सेल्स हो गए, एक वो सेल्स जिसमें क्या कैस्पियन स्ट्रिप्स नहीं है, तो ऐसे सेल्स को हम लोग बोल देंगे क्या, पैसिव सेल। और ये पैसिव सेल क्या है, कैसे है, स्पेशलाइज्ड एंडोडर्मल सेल्स है, जहाँ से वाटर जो है वो इजी पास होगा, ठीक है ना, यहाँ से वाटर इजीली पास हो सकता है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया स्पेशलाइज्ड एंडोडर्मल सेल्स कॉल्ड पैसिव सेल्स, जो कि कहलाता है हमारा क्या, यहाँ पे तुम्हारा कैस्पियन स्ट्रिप्स लैकिंग है, देखो लिख दिया है लैकिंग कैस्पियन स्ट्रिप्स, यहाँ से वाटर इजीली पास हो सकता है, ठीक है ना। और कैस्पियन स्ट्रिप्स का रोल क्या हो गया, और दूसरा सेल क्या होगा, दूसरा सेल वो सेल होगा जिसमें क्या होगा, कैस्पियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। कैस्पियन स्ट्रिप्स का काम क्या होता है, ये वाटर के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये क्या कर रहा है बेटा, ये वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, पानी के मूवमेंट को क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है कैस्पियन स्ट्रिप्स, जो एक साथ तेजी से बहुत ज्यादा वाटर जो बहुत तेजी से एंटर कर रहा है जाइलम में, हम इस हाई प्रेशर्स को यानी रूट के अंदर में जो वाटर का प्रेशर है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आर बात समझ में ना, हम क्या कहें, एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर को फ्लो कराना चाहते हैं। आर बात समझ में, ये क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द वेस्कुलर टिश्यू, क्योंकि कॉर्टेक्स के बाद क्या हमारा एंडोडर्मिस है, सही में। तो कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू के बीच में एंडोडर्मिस है, तो कहीं ना कहीं ये जो तुम्हारा कैस्पियन स्ट्रिप्स है वो एंडोडर्मिस में ही है। तो ये एंडोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बीच में यहाँ पे एंडोडर्मिस है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, पेरिसाइकिल होगा, और फिर अंदर की तरफ क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू होगा, समझ में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू के बीच में वाटर के मूवमेंट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है ना, वो कंट्रोल कर रहा है ना, वो कौन, कैस्पियन स्ट्रिप्स, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो कैस्पियन स्ट्रिप्स होता है ये क्या करता है, ये एपोप्लास्टिक पाथवे को भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, एपोप्लास्टिक पाथवे को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ध्यान रखना। और तीसरा इसका ये काम होता है कि जो जैसे पैथोजेंस हो गया, है ना, कोई इन्फेक्शंस हो गया, समझ में आ रहा है, कुछ टॉक्सिन्स है या मोर आयंस है वाटर में, है ना, उसको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है जाइलम में जाने से, जाइलम पहुंचने से, ताकि मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जाइलम को डैमेज होने से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये सब काम होता है किसका, कैस्पियन स्ट्रिप्स का, ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसके लिए ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर एंड सॉलिड्स का जो मूवमेंट है, जो वाटर सॉलिड का जो मूवमेंट है, यानी एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, अगर वो किसके थ्रू हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक चैनल के थ्रू होता है ना, डायरेक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे, जहाँ पे वो जो साइटोप्लाज्मिक चैनल होगा वो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म या एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करेगा, और इसी साइटोप्लाज्मिक चैनल के थ्रू अगर क्या हो रहा है, डायरेक्ट वाटर का और सॉलिड्स का जो मूवमेंट्स हो रहा है वन सेल टू अनदर सेल, उसे क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्लियर है। और यहाँ पे दूसरा क्या है मेरे पास में, एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, वाटर एंड सॉलिड जो मूव कर रहे हैं थ्रू द सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब ये तुमको दिखाया गया एपोप्लास्टिक पाथवे, देखो ये इंटरसेलुलर स्पेस है, दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है ना, इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू अगर इस तरह से पासिंग हो रहा है तो वो कहलाएगा तुम्हारा क्या, वो कहलाएगा एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है ना, या सेल वॉल के थ्रू अगर पास हो रहा है तो, ठीक है ना। ये चीज जैसे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो पाथवे होता है, ये वाला पाथवे एपोप्लास्टिक पाथवे, ये थोड़ा सा इसके रिलेटिवली फास्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कैसा है, ये सेल वॉल के थ्रू पास हो रहा है, ये ध्यान रखना है तुम लोग को। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस पाथवे इज रिलेटिवली फास्टर ड्यू टू द लोअर रेजिस्टेंस, है ना, लोअर रेजिस्टेंस क्या यहाँ पे मूवमेंट्स में, क्लियर है, ध्यान रखना है। और ये क्या हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। चलो आगे बात करें तो एंडोडर्मिस में अभी हम लोग क्या देखे, इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, है ना, यहाँ पे सिंगल लेयर है और यहाँ पे बैंड शेप के सेल्स है, ये लोग पढ़ चुके हैं। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट है ना, ये चीज क्लियर है। और देखो साफ साफ इनिशिएटिव इस बात को लिखा है, इसके टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे क्या जमा है, यहाँ पे एंडोडर्मिस के जो एंडोडर्मल सेल्स है उसके रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल पे क्या डिपोजिशन है, स्यूब्रिन का वैक्सी लेयर, ठीक है ना। और ये कैसा होता है, ये हमारे वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, ये जो वैक्सी लेयर है, ये जो वैक्सी मटेरियल है, ये भी वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। किस फॉर्म में रहता है ये, ध्यान रखना, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पियन स्ट्रिप्स, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, अब हम बात करते हैं क्या, स्टील का। और हम लोग अच्छे से जानते हैं स्टील का मतलब क्या होता है। स्टील का मतलब होता है कि भाई एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ, एंडोडर्मिस के नीचे जितने भी टिश्यू है, वो सारे टिश्यू है ना, वो सारे टिश्यू आपस में मिलके
वो सारे टिश्यू आपस में मिलकर जो क्या कर रहे हैं, वो स्टील को फॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर में हमारा क्या आ जाएगा, जिसके अंदर हमारा पेरिसाइकिल आ जाएगा, पिथ आ जाएगा, पिथ आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, कंजक्टिव टिश्यू आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का वैस्कुलर बंडल आ जाएगा। ठीक है, वैस्कुलर बंडल आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ना पेरिसाइकिल के बारे में। देखो पेरिसाइकिल जो होगा वो एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ है, जस्ट लाई बिलो द एंडोडर्मिस। ठीक है ना। और यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे सेवरल लेयर्स होगा पेरिसाइकिल का, और ये जो पेरिसाइकिल के जो पेरिसाइकिल लेयर्स में जो सेल होगा वो कैसा सेल्स होगा, वो पैरेन्काइमा का ही सेल्स होगा, पैरेन्काइमेटस होगा वो, हर बात में। लेकिन यहाँ पे जो पैरेन्काइमा का जो सेल होगा है ना, जिसमें जो सेल वॉल होगा कैसा होगा, थोड़ा सा थिक वॉल होगा, थोड़ा सा कैसा वॉल होगा, थिक वॉल होगा, और जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोजेनकाइमा भी कह सकते हैं। और यहाँ के जो सेल्स बेटा वो लूजली अरेंज्ड है, इंटर सेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि इंडोडर्मिस के बाद जो वाटर है वो क्या होगा, पेरिसाइकिल के थ्रू ही तो क्या होगा, वो जाइलम तक पहुंचेगा, है ना। तो अगर वो टाइटली या कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा तो फिर वाटर वहाँ से भी निकल नहीं पाएगा, आर बासन में। तो यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए, ये लूजली अरेंज्ड है। और एक बात यहाँ बताएंगे कि यहाँ पे पेरिसाइकिल का काम क्या होता है डाइकोट रूट में। देखो पहले काम हम ये देखते हैं कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है, जो वैस्कुलर कैम्बियम है ना, जो सेकेंडरी टिश्यू है, सेकेंडरी टिश्यू। अब एक चीज़ आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग डाइकोट रूट पढ़ रहे हैं, और डाइकोट रूट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होना है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होना है, तो यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होगा वो कैसा होगा, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम जो बंडल है उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में ये सेकेंडरी टिश्यू बना होगा, हर बात में। लेकिन ये जो कैम्बियम बनता है ना, ये कैम्बियम कैसे बनता है भाई, सेकेंडरी ग्रोथ तो स्टार्टिंग में नहीं होता है, जब प्लांट लंबाई में ग्रो कर रहा है, जब प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है उस समय तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उस समय ये क्या होगा, उस समय ये सेकेंडरी टिश्यू, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो नहीं होगा जाइलम फ्लोएम के बीच में। लेकिन जब क्या होना है, जब चौड़ाई में ग्रोथ होना है, यानी उसका मोटाई में इंक्रीज होना है, गर्थ इंक्रीज करना है ना कहीं रूट्स का, तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, वहाँ पे क्या होगा कि जब ये पेरिसाइकिल वाला लेयर्स बना होगा, तो ये लेयर कैसे बना होगा, आप बताओ भाई। पेरिसाइकिल वाला जब लेयर्स बना होगा तो वो कैसे बना होगा, इनके सेल्स है ना डिफ्रेंशिएट हुए होंगे, इनके सेल मेच्योर हुए होंगे, तब जाकर के क्या बना होगा, तब जाकर के ये हमारा जो पेरिसाइकिल का जो सेल है, पेरिसाइकिल तो एक लेयर है ना भाई, जब ये पेरिसाइकिल बना होगा, हम तो पढ़ते कि हम डायरेक्ट बना हुआ पढ़ते हैं, लेकिन जब ये बना हो तो कैसे बना होगा, इनके सेल्स मेच्योर हुए होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे, में तब जाके क्या बना, तब जाके ये हमारा क्या बना होगा, पेरिसाइकिल लेयर्स बना होगा। यानी पेरिसाइकिल्स में जो लेयर्स में जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो मेच्योर और डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होंगे, है ना, वो कैसे होंगे, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होंगे, यानी ये तो डिवाइड कर नहीं सकते। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होगा तो वहाँ पे जब सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, यानी रूट जब चौड़ा होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होना है, वहाँ पे तुम्हारा कैसा सेल्स चाहिए, वहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स चाहिए, समझ यार, क्योंकि वहाँ पे क्या बनाना है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम भी तो बनाना है, हर बात समझ कंडक्शंस के लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये जो हमारे कहीं ना कहीं ये जो हमारे क्या है, हमारे जो पेरिसाइकिल के सेल्स है, जो डिफ्रेंशिएटेड मेच्योर सेल्स है ना, ये डी डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, डी डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब पेरिसाइकिल कुछ सेल्स क्या करेंगे, वो डी डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डी डिफ्रेंशिएट करके वापस से क्या बनेंगे, वापस से या फिर से मेरिस्टेम बनेंगे, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेंगे, वापस से मेरिस्टेम बनेंगे। और ये मेरिस्टेम जो होगा ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा वैस्कुलर कैम्बियम को, क्योंकि ये मेरिस्टेम्स है ना, ये क्या, ये मेरिस्टेम्स है, ये क्या करेगा, ये डिवाइड कर सकता है, ये क्या बनाएगा, ये वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, ये वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, यानी सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा, ठीक है ना। और फिर ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये क्या बनाएगा, ये सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। ये क्या बना देगा, ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना देगा, हर बात में। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे डाइकोट रूट में पेरिसाइकिल का काम क्या हो गया, डाइकोट रूट में पेरिसाइकिल का पहला काम ये हो गया, ये क्या कर रहा है, ये वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, जब सेकेंडरी ग्रोथ होना है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, है ना, ये क्या करता है, ये वैस्कुलर कैम्बियम को बनाता है, हर बात में। इसके कुछ सेल्स बेटा वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और क्या बनाएंगे, फिर वो वापस मेरिस्टेम बनेंगे, फिर ये क्या बना देगा, वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, यानी सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा, आ रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएगा। और फिर यहाँ से ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये डिवाइडिंग है, तो ये क्या बना देगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, हर बात में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल यानी जब सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, यानी जब लेटरल रूट बनेगा, तो हम पढ़े थे ना कि लेटरल रूट हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में कि लेटरल रूट का जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, एंडोजेनसली इन ओरिजिन होता है। एंडोजेनसली इन ओरिजिन का क्या मतलब होता है, एंडोजेनसली इन ओरिजिन का मतलब होता है कि जो पेरिसाइकिल के जो सेल्स है
है ना, वहीं से क्या निकल रहा है, वहीं से इनिशिएट होता है कौन, हमारा लेटरल रूट। यानी कहीं ना कहीं जो लेटरल रूट है, सेकेंडरी रूट है, टर्सरी रूट्स है ना, उसको इनिशिएट कौन करता है ना, वो कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, वो पेरिसाइकिल से ही इनिशिएट हो रहा है, यानी एकदम अंदर से निकल रहा है, क्योंकि पेरिसाइकिल वाला लेयर्स क्या है, अंदर की तरफ है, बाहर एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, देन पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल से क्या हो रहा है, ये इनिशिएट हो रहा है कौन, हमारा लेटरल रूट। आर बात में, जिस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे लेटरल रूट्स है वो कैसे हमारे एंडोजेनस इन ओरिजिन्स है, क्योंकि वो पेरिसाइकिल से निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये बात हुआ पेरिसाइकिल के बारे में, पेरिसाइकिल फंक्शंस कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं पित्त के बारे में, और आपको अच्छे से पता है कि जो पित्त है ना, जो पित्त है, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे एक टर्म है हम लोग कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जैसे कि क्या है, देखो यहाँ पे ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम के बीच में देखो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बीच में, मतलब पेरिसाइकिल के कुछ सेल्स जो है वो जाइलम फ्लोएम के बीच में आ जाते हैं, है ना, और जाइलम और फ्लोएम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करता हुआ, है ना, क्या होता है, पैरेन्काइमा का ही कुछ सेल्स जो है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आ जाते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम को क्या करता है, सेपरेट करता है। और बस में जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। तो जो कंजक्टिव टिश्यू होता है ये पैरेन्काइमा का ही सेल्स है, पैरेन्काइमा का ही टिश्यूज है ये, क्योंकि ये कैसे बन रहा है, ये तुम्हारा किससे बना है, पेरिसाइकिल के सेल से ही बन रहा है। यानी पेरिसाइकिल का सेल्स कैसा है, पैरेन्काइमा का ही सेल्स है, और यही पैरेन्काइमा का सेल्स जो पेरिसाइकिल्स में है, ये क्या हो रहा है, ये जाइलम फ्लोएम के बीच में आ जाता है, और ये जाइलम फ्लोएम को जो बंडल है, जाइलम फ्लोएम को जो क्या कर रहा है, ये सेपरेट करता है। और बात में जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। देखो यहाँ पे लिख दिया है द पैरेन्काइमा सेल्स व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जो जाइलम फ्लोएम को क्या करता है, सेपरेट करता है। जो पित्त है बेटा वो इनरमोस्ट रीजन, देखो यहाँ पे ये अंदर की तरफ ये पित्त है सेंटर में, और पित्त यहाँ पे जो होता है बहुत स्मॉल इनकंस्पिकस होता है। कई सारे बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि जो पित्त है वो डाइकॉट में एब्सेंट होता है, कि वो साफ क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं होता है, बहुत छोटा सा मतलब इनडिस्टिंक्ट पित्त होता है। हर बात में तो यहाँ पे इनरमोस्ट रीजन है पित्त जो है, इट इज स्मॉल और द इनकंस्पिकस, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने पेरिसाइकिल कवर कर लिया, हमने पित्त पढ़ लिया, ठीक है ना, हमने कंजक्टिव टिश्यू भी पढ़ लिया। इसके बाद हम क्या बात करें, वेस्कुलर बंडल के बारे में बात कर रहे हैं। देखो वेस्कुलर बंडल जो है हम लोग का, देखो इसमें लिखा हुआ है रेडियल वेस्कुलर बंडल, यानी यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होगा वो जिसमें जाइलम फ्लोएम क्या होगा, अलग अलग रेडियस पे होगा और ऑल्टरनेटली अरेंज होगा, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, इस तरीके से क्या होगा, ऑल्टरनेट तरीके से अरेंज होगा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रहा है, क्लियर है बात समझ में? तो यहाँ पे रेडियल वेस्कुलर बंडल है। एग्जैक्ट कंडीशन है, एग्जैक्ट कंडीशन का मतलब होता है जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ होगा, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। देखो यहाँ डायग्राम में देखो, प्रोटोजाइलम क्या है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, एग्जैक्ट कंडीशन है ना, प्रोटोजाइलम बाहर है, देखो प्रोटोजाइलम मतलब क्या, स्मॉल वेसल्स, मेटाजाइलम देखो लार्ज वेसल्स, वाइड वेसल्स, देखो सेंटर की तरफ है, पित्त की तरफ है, प्रोटोजाइलम देखो बाहर की तरफ है। समझ में आ रहा, क्लियर है? पेरिसाइकिल की तरफ भी बोल सकते हो, क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्ट कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस है। देखो अगर हम बोले 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 to 4 जाइलम पैचेस होगा और यहाँ पे 2 to 4 फ्लोएम पैचेस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का लाइन इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बोलते क्या, अगर हम बोलते हैं मान लो यहाँ पे 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस है, यानी यहाँ पे 4 जाइलम का पैचेस है और 4 फ्लोएम का पैचेस है, यानी यहाँ पे कैसा कंडीशन हो गया, टेट्राज कंडीशन हो गया। आवाज में अगर हम बोलते क्या, अगर हम बोलते 2 वेस्कुलर बंडल, तो 2 वेस्कुलर का मतलब क्या हो गया, 2 वेस्कुलर बंडल का मतलब यहाँ पे 2 जाइलम है, 2 जाइलम पैचेस और 2 फ्लोएम पैचेस है, मतलब यहाँ डायआर्च कंडीशन है। अगर 3 रहेगा तो क्या हो गया, अगर बोल देंगे 3 वेस्कुलर बंडल मतलब 3 जाइलम है 3 फ्लोएम है, 3 जाइलम पैचेस है 3 फ्लोएम पैचेस है, ट्राइआर्च कंडीशन। 4 है तो टेट्राज कंडीशन। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या करते हैं, ये कंडीशंस होता है बेटा। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट का बात करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जो मोनोकॉट रूट है उसको आपको क्या करना है, ट्रांसवर्सली कट करना है। ट्रांसवर्सली कट करोगे और उसको आप ऊपर से ऐसे देखोगे या सामने से देखोगे तो वो कुछ सर्कल के फॉर्म में दिखेगा। भाई रूट्स में भी क्या होगा, डाइकॉट के रूट जैसा यहाँ पे बाहर की तरफ क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, जिसे हम इपीब्लेमा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि रूट्स के एपिडर्मिस पे क्या होता है, जो क्यूटिकल वाला जो लेयर्स होता है, क्यूटिन वैक्सी लेयर, वो एब्सेंट होता है। और ऐसे एपिडर्मिस को रूट में क्या बोले थे, एपिब्लेमा पिलीफेयर लेयर्स या राइजोडर्मिस बोले थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि भाई जो एपिब्लेमा के सेल्स है वो बाहर की तरफ क्या करता है, प्रोट्रूट करके क्या बना देता है, रूट हेड बनाता है, जैसा कि हमने डाइकॉट रूट में भी देखा था। ठीक है, और जो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, एपिब्लेमा सेल्स, वो कैसे सेल्स हैं, याद रखना वो पैरेन्काइमा का ही सेल्स है और वो पास है ना, क्लोज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स है ना। जो एपिब्लेमा के जो सेल्स है, पैरेन्काइमा सेल्स, वो क्या है, वो बहुत पास है, क्लोज्ड कॉम्पैक्ट है, एकदम सटा सेल है, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट है। क्यों?
क्लोजली पैक्ड क्यों है यहाँ पे? इनके सेल्स बिकॉज इनको क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है, डिफेंस देना है। आ रहा में? तो इसलिए ये कैसे हमारे क्लोज कॉम्पैक्ट है और यहाँ पे क्यूटिकल भी एब्सेंट है। कॉर्टेक्स अगर हम बात करेंगे तो कॉर्टेक्स में आप लोग को ध्यान रखना है कि जो कॉर्टेक्स है ये क्या है? ये बहुत सारे लेयर्स का बना हुआ है कॉर्टेक्स, और ये एक जैसे सेल्स का बना हुआ है, एक जैसे आइसोडायमेट्रिक सेल्स का बना हुआ है। कौन? हमारा कॉर्टेक्स। और यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है ये भी पैरेन्काइमा का ही सेल्स है। जो कॉर्टेक्स है चाहे डाइकॉट हो, है ना, डाइकॉट के रूट में भी हमने देखा था कि वहाँ पे जो कॉर्टेक्स था, जनरल कॉर्टेक्स जो था वो किसका बना हुआ था? पैरेन्काइमा का ही बना हुआ था, है ना। अगर हम पूरे कॉर्टेक्स की बात करें तो क्या है भाई? कॉर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइड था वहाँ पे, है ना। पहले क्या था हम लोग का? एपिडर्मिस के नीचे था, हाइपोडर्मिस तो एब्सेंट था, हाइपोडर्मिस वहाँ पे एब्सेंट था, वहाँ पे क्या था? कॉर्टेक्स था, जनरल कॉर्टेक्स था, पूरा पैरेन्काइमा का बना था। एंडोडर्मिस में पैरेन्काइमा का ही बना था, ठीक है ना। लेकिन कॉर्टेक्स के जो सेल थे वो कैसे थे? लूजली अरेंज थे, है ना। मतलब कॉर्टेक्स का जो सेल्स वो कैसा था? वहाँ पे क्लोज कॉम्पैक्ट नहीं था, इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ पे प्रेजेंट था, हालांकि पैरेन्काइमा ही सेल्स था वहाँ पे। लेकिन एंडोडर्मिस का जो सेल्स था हमने पढ़ा था कि बैरल शेप का सेल है और वहाँ पे वो जो सेल्स होगा एंडोडर्मिस में पैरेन्काइमा का ही सेल्स होगा, लेकिन वो कैसे होगा? क्लोज्ड कॉम्पैक्ट होगा, बहुत क्लोजली पास में होगा ना। समझ में आ रहा? क्लियर है? समझ में आ रहा है? इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ पे एब्सेंट होगा, ये लोग पढ़े थे। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात करेंगे तो देखो यहाँ पे भी वैसे ही है। यहाँ पे भी जो कॉर्टेक्स है वो पूरा किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा का ही बना हुआ है। तभी तो हम लोग बोले क्या है? एक जैसे आइसोडायमेट्रिक सेल्स का यहाँ पे पैरेन्काइमा का बना हुआ है, यहाँ पे कॉर्टेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है सेल्स के बीच में, कॉर्टेक्स के सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया है? प्रोफ्यूज इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। यहाँ पे चीज याद रखना है आप लोग को। तो प्रोफ्यूज इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। क्लियर है? अच्छा, एक बात और यहाँ पे याद रखना है कि जो ओल्डर रूट होते हैं, ओल्डर रूट में क्या होता है कि ध्यान रखना, जब मोनोकॉट्स में पर्टिकुलर ऐसा होता है कि जब रूट्स ओल्डर हो जाता है तो रूट्स का जो एपिडर्मिस है वो क्या होता है? वो शेड कर जाता है, वो निकल जाता है, वो झड़ जाता है। तो ध्यान रखना है कि कॉर्टेक्स के कुछ लेयर्स में जो एपिडर्मिस के नीचे है ना, जो एपिडर्मिस के पास है, ऐसा समझ सकते हो। कॉर्टेक्स से कुछ लेयर में बात करेंगे तो कॉर्टेक्स से कुछ लेयर्स में जो एपिडर्मिस के पास है, याद रखना है, उसमें क्या जमा हो जाता है? उसमें एपिडर्मिस, उसमें स्यूबेरिन जमा हो जाता है। हम क्या बोले? ध्यान सुनना, हम कह रहे हैं कि जब मोनोकॉट्स का जब रूट्स क्या हो जाता है? ओल्ड हो जाता है, तो उसका जो एपिडर्मिस वाला जो लेयर होता है वो क्या होता है? शेड कर जाता है, वो झड़ जाता है। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला जो लेयर है, कॉर्टेक्स के कुछ लेयर्स जो क्या है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, इस एपिडर्मिस के पास है, उसमें क्या होता है? उसमें स्यूबेरिन जमा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम मतलब प्रोसेस को बोलते हैं स्यूबराइजेशन। और वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं क्या? एक्सोडर्मिस। ये जो एक्सोडर्मिस होता है वो क्या होता है? वो कॉर्टेक्स का ही सेल्स होता है जिसमें क्या होता है? स्यूबेरिन जमा होता है, ठीक है ना। तो ओल्ड मोनोकॉट के ओल्डर रूट्स में क्या होता है? जब एपिडर्मिस हट जाता है, रिमूव हो जाता है ना, झड़ जाता है, तो वहां पे जो तुम्हारा जो एक्सोडर्मिस है वो क्या करता है? एपिडर्मिस का जगह ले लेता है, एपिडर्मिस का फंक्शन ले लेता है। यानी अब जो एक्सोडर्मिस है वो क्या करेगा? वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस परफॉर्म करेगा, है ना। वो क्या करेगा? प्रोटेक्शंस वाला काम परफॉर्म करेगा। समझ में आ रहा कहने का मतलब? तो ओल्डर रूट में क्या होता है? फ्यू लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो कॉर्टेक्स से कुछ लेयर्स है उसमें क्या होता है? ध्यान रखना है, उसमें जमा हो जाता है स्यूबेरिन। और जब भी स्यूबेरिन जमा होता है तो हम बोलते हैं स्यूबेराइजेशन प्रोसेस को, और जो बनेगा स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे एक्सोडर्मिस, ठीक है ना। तो कॉर्टेक्स के सेल में जो स्यूबेरिन जमा हो गया हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सोडर्मिस। जो इपिबिलेमा का जस्ट नीचे होगा उसमें ऐसा होता है ना। तो और मतलब ऐसा कब हो रहा है? जब इपिबिलेमा लॉस्ट हो जाता है ना, तो वहां पे जो एक्सोडर्मिस होता है वो उसका फंक्शन ले लेता है। भाई एक्सोडर्मिस का काम क्या था? एपिडर्मिस का काम क्या था? एपिडर्मिस का काम था प्रोटेक्शन देना, डिफेंस करना। तो अब जो उस प्लांट में है ना, अब जो उस प्लांट में रूट्स के चारों तरफ जो डिफेंस है ना, जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स है, जो डिफेंस दे रहा है रूट्स को, वो कौन हो जाएगा? यहाँ पे एक्सोडर्मिस हो जाएगा, है ना। तो एक्सोडर्मिस क्या परफॉर्म कर रहा है? प्रोटेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में होता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में होता है, आपको ध्यान रखना है, डाइकॉट में नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर यूजुअली मोर देन। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे वेस्कुलर बंडल का, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होता है वो मोर देन 6 होता है, मतलब 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होगा वो 6 से ज्यादा होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलीआर्च कंडीशन बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखना, मोनोकॉट्स का अगर बात करेंगे, डाइकॉट्स के रूट में जो पिथ था वो कैसा था? स्मॉल था, इनकंस्पिकुअस था। यहाँ पे क्या है? जो पिथ है वो कैसा होगा? हम लोग का लार्ज होगा एंड वेल डेवलप पिथ होगा। समझ में आ रहा? क्लियर है? समझ में आ रहा?
और यहाँ पे मोनोकॉट्स में तो कोई सेकेंडरी ग्रोथ होना ही नहीं है। अगर मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होना है तो फिर यहाँ पे तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है कि भाई जो वहाँ के पेरीसाइकिल्स के जो सेल्स है वो डी डिफ्रेंशिएट करके मेरिस्टेमेटिक बनेंगे, फिर वो क्या करेंगे, फिर वो क्या बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे तुम्हारा क्या वैस्कुलर कैम्बियम, है ना। फिर वो वैस्कुलर कैम्बियम जो वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ये सब कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा यहाँ पे ये सब कुछ? यहाँ पे ये इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होना ही नहीं है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी क्या होगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा। रेडियल वेस्कुलर बंडल में वही सेम टू सेम जाइलम और फ्लोएम जो होगा वो अल्टरनेट पैचेस होगा, है ना। रेडियली मतलब हम बोल सकते हैं कि रेडियल वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम फ्लोएम है वो अलग अलग रेडियस में है और अल्टरनेट तरीके से अलग अरेंज है ना, समझ में आ रहा है। यानी अल्टरनेट पैचेस होगा जाइलम फ्लोएम्स का। एग्जैक्ट कंडीशन से यहाँ पे भी सेम टू सेम एग्जैक्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि भाई जो जाइलम प्रोटोजाइलम होगा वो कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, और जो मेटाजाइलम वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा।